इससे पहली वाली वीडियो में हमारा टॉपिक दाब चल रहा था। दाब अभिक्रिया वेग को कैसे केवल गैसीय अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करता है। गैसीय अभिक्रियाओं में दाब लगाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में चलने लगती है। इसके अलावा अगर गैसीय अभिक्रिया नहीं हो तो हमें कैसा पता चलेगा कि गैसीय अभिक्रिया नहीं है और दाब बढ़ाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर देखो ये PCl5 और PCl3 और Cl2 है। अगर हम अभिकारक के मोल देखें तो कितने हैं, 1, ठीक है, और इन दोनों के मोल देखें तो 2, ठीक है। इसके मोल कम है, इसके मोल ज़्यादा है, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया वेग कम हो जाता है, उल्टा अभिक्रिया उल्टी चलने लग जाती है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में ऐसा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट H2 प्लस I2 प्लस क्या बनेगा, 2HI। अब इसमें मोल देखें, इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो देखो इस अभिक्रिया में क्रियाकारक के मोल तथा उत्पादों की मोलों की संख्या समान है, इसलिए दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग अप्रभावित रहता है, ठीक है। इसमें अभिक्रिया आगे चलेगी, इसमें पीछे, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक है माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति कैसे करेगी कि आयनिक क्रियाकारक, जो आयनिक क्रियाकारक होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में आयन में विलय होगा। तो आयनिक क्रियाकारक किस में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय, तेजी से विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अभिक्रिया कैसी होती है, मंद। इसमें तेज और इसमें कैसी होती है, मंद। तो अगर हम किसी आयनिक क्रियाकारक को लें तो माध्यम की प्रकृति अगर ध्रुवीय है तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय और ध्रुवीय के आधार पर अर्थात माध्यम की प्रकृति के आधार पर अभिक्रिया वेग रुकता है और घटता है, बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है विकिरण प्रभाव। विकिरण प्रभाव में क्या बताते हैं कि जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, प्रकाश रासायनिक मतलब प्रकाश, 2 तरह की अभिक्रिया होती हैं, फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया। जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो तीव्रता से, तो विकिरण का प्रभाव पड़ रहा है, प्रकाश की विकिरण दी तो तीव्रता से हो रही है। अगर ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया होगी तो वो थोड़ी मंद हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा उत्प्रेरक व संदमक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जिनसे अभिक्रिया दर बढ़ जाती है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे, संदमक अभिक्रिया की दर को क्या कर देंगे, कम। नेक्स्ट है माध्यम की pH। माध्यम की pH मतलब, pH से मतलब है जो अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती है उनके जो अभिक्रिया वेग होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, माध्यम की pH। माध्यम की pH के आधार पर अभिक्रिया वेग बढ़ता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की भी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। अभिकारक कौन कौन से होते हैं, आयनिक, मुक्त मूलक भी हो सकते हैं, मुक्त मूलक अभिकारक। जो आयनिक और मुक्त मूलक के द्वारा होने वाली अभिक्रिया होती हैं वे अभिक्रियाएं तेजी से संपन्न होती हैं। वे अभिक्रियाएं तेजी से किनके मुकाबले, आणविक अभिक्रियाओं के मुकाबले, ये इनकी दर अधिक होती है। और आणविक अगर अणु के रूप में अगर अभिकारक है उनकी अभिक्रिया दर थोड़ी कम होती है। ये हो गए अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद नेक्स्ट है वेग व्यंजक। नेक्स्ट टॉपिक वेग व्यंजक। अभी वेग व्यंजक क्या होता है, वेग व्यंजक। अब वेग व्यंजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है, अभिक्रियाओं के अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल, ठीक है। तो देखो N1A प्लस N2B उत्पाद, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इसका अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, A सांद्रता, N1 ऊपर, B और N2 ऊपर, ठीक है। अब हम इक्वल का साइन लगाएं तो क्या हो जाएगा,
एक स्थिरांक n1 और b n2, ये आएगा। यहाँ क्या आएगा, अभिक्रिया वेग। इसके बाद यहाँ ये के क्या है, ये के है वेग स्थिरांक, गतिज स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग है। क्या है, वेग स्थिरांक, गतिज स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग। यदि इसमें ए की सांद्रता बराबर बी की सांद्रता बराबर 1 के हो तो क्या हो सकता है, अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा के। अतः विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जहां अभिकारकों की सांद्रता कितनी होती है, अभिकारकों की सांद्रता 1 होती है। नेक्स्ट है अभिक्रिया वेग व वेग स्थिरांकों के मात्रक। अब देखो मात्रक निकालेंगे। अगर हम अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला लें तो अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा, अभिक्रिया वेग प्लस माइनस सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन लिख देती हूँ समय, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो अब देखो सांद्रता किसमें, मोल पर लीटर, ठीक है, इनटू। इसके बाद अगर समय देखें तो 1/सेकंड आएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक। अगर नेक्स्ट वेग स्थिरांक का मात्रक देखें तो वेग स्थिरांक के लिए देखो n1 a प्लस n2 b, इससे उत्पाद बना था, इसी से हमने वेग स्थिरांक निकाला था। तो अभिक्रिया वेग बराबर होता है dx/dt बराबर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a n1, मतलब अभिक्रिया वेग इसके बराबर था जो हमने निकाला था, लेकिन हम dx/dt मतलब सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, इसको इस तरह से भी इसके बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम k में इसको पहुंचा दें, मतलब क्या करते हैं, k बराबर रखते हैं अभिक्रिया वेग अपन में अभिक्रिया वेग अपॉन क्या रखना, ये इसको नीचे पहुंचाया है, तो फिर अभिक्रिया वेग अपॉन a n1 b n2, ये हो गया। अब देखो अभिक्रिया वेग का क्या आया था, मोल पर लीटर, यही तो आया था। तो देखो मोल पर लीटर इंटू 1/सेकंड, ये तो इनवर्स में थे दोनों। अब इसके लिए सांद्रता, इन दोनों की सांद्रता लिखते थे और जो पावर में n+n2 लिख देंगे, तो मोल पर लीटर में दोनों की सांद्रता होगी, आधार समान है तो n1 प्लस यहाँ पर n2, ये हो गया सेम। ठीक है, अब इसके बेसिस पर क्या आएगा, k बराबर अगर निकालें तो k क्या आएगा, k बराबर मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, मोल पर लीटर 1 माइनस, हमने अब मोल पर लीटर, मोल सेकंड इनवर्स को अलग लिख देंगे, मोल पर लीटर सेम है, तो मैंने किया मोल पर लीटर, इसको ऊपर पहुँचाया, तो n1 प्लस n2 और नेक्स्ट सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो k का मात्रा क्या आ गया, मोल पर लीटर 1 माइनस n1 प्लस n2 सेकेंड इनवर्स। देखो माना, अब क्या करेंगे, माना n बराबर n1 प्लस n2 है, माना n बराबर n1 प्लस n2, तो आगे देखो, तो हमें k बराबर क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देख रहे हैं अगर हम माने शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो n कोटि है, शून्य की कोटि की अभिक्रिया k0 बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह मोल पर लीटर की पावर 1 रह जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इसके अलावा k1 हो तो यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 0, तो क्या आ जाएगा k1 के लिए सेकेंड इनवर्स। अगर k2 मतलब द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो तो क्या आ जाएगा,
यहाँ क्या आएगा 2, तो क्या आएगा मोल पर लीटर -1, 1 - 2 = -1, और सेकेंड इनवर्स। अगर n बराबर 3 मतलब तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तो K3 बराबर मोल पर लीटर और -2 सेकेंड इनवर्स। तो ये हमने मात्रक निकाल लिया सभी के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा अणु संख्यता। रासायनिक अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता। अब सबसे पहले हम अणु संख्यता देखते हैं। अणु संख्यता क्या होती है कि कोई रासायनिक समीकरण है, तो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, कैसे संतुलित किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या, किसी संतुलित जो भी संतुलित समीकरण है, रासायनिक समीकरण है किसी अभिक्रिया का, उसमें प्रयुक्त अभिकारक, चाहे अभिकारक हो, अभिकारकों में भी अणु, परमाणु, चाहे आयन, कोई कुछ भी हो, उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है? अणु संख्यता कहलाती है। यदि अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया में एक अणु भाग ले रहा है अभिकारक का, तो उसे बोलेंगे एकल अणुक। 2 ले रहे हैं तो 2 अणुक, 3 ले रहे हैं तो त्रि अणुक। तो इस तरह से कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है एकल अणु संख्यता के आधार पर? एकल अणुक, 2 अणुक, त्रि अणुक। ठीक है। इसके बाद एक बात और कि अणु संख्यता का मान 4 या 4 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि जितने ज़्यादा अणु होंगे टक्कर बहुत ज़्यादा, उनमें टक्कर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर वो टकराते हैं और अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है, तो टक्कर होनी चाहिए पर ज़्यादा भी नहीं, तो इसीलिए अणु संख्यता का मान 4 या 4 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, 4 भी नहीं होगा, 4 से अधिक नहीं होता है। जो अणु संख्यता का मान होता है वो एक सैद्धांतिक मान होता है, मतलब प्रयोगों के द्वारा नहीं, सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है। इसीलिए हम किसी भी अभिक्रिया को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये एकल अणुक, 2 अणुक, त्रि अणुक कौन सी अभिक्रिया है। और इसका मान हमेशा या तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अणु जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो उनकी कुछ क्वांटिटी, संख्या तो होगी, मात्रा तो होगी, तो क्या होगा, इनका मान धनात्मक या तो पॉजिटिव होगा या फिर पूर्णांक के रूप में होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखो एग्जाम्पल देखें, देखो जैसे है Br2 से हमने 2Br प्राप्त किया है, तो देखो कितने अणु भाग ले रहे हैं? Br ही तो भाग ले रहा है, तो इसे बोलते हैं एक का अणुक। नेक्स्ट देखो और एग्जाम्पल देखें, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अणु तो एक ही है, परमाणु 2 परमाणु मिलके एक ही अणु तो बना है, तो क्या है एक अणु। इसमें देखो अब इसके आगे का बनेगा C6H12O6 + C6H12O6। हमें उससे नहीं पता लगाना, हम इनसे पता लगाएंगे। कौन से कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2, तो कितने हो जाएंगे? 2 अणुक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है 2NO + O2, इससे बनता है 2NO2। तो अब देखो इसमें कितने हैं? 2 और एक 3 अणु है, इसका एक ही तो अणु है, तो कौन सा हो जाएगा? त्रि अणु। तो अणु संख्यता समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें अभिक्रिया की कोटि पढ़ते हैं। अभिक्रिया कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है। ये पहली बात तो ये प्रायोगिक वैल्यू है, प्रयोगों के द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इसकी या तो डेफिनेशन एक ये हो सकती है कि किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया में प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है, या फिर हमें बता रही हूँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारक अणु
परमाणु या आयन या आयनों की कुल संख्या क्या है? अभिकारक अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होती है, जिनकी संख्या चेंज होती है किसके किसके दौरान? ड्यू टू रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान चेंज होती है, तो वो क्या होती हैं? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे यदि हम लिखें अभिक्रिया वेग बराबर क्या था? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt और लिख देते हैं। और ये क्या था? हम यहाँ पे ये सब अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ लिया हमने, ये लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग। ठीक है, तो यहाँ पर जो n1, n2, n3 इन तीनों का योग n के बराबर होगा, यही है अभिक्रिया की कोटि, क्योंकि A, B, C इनकी तीनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है या नहीं? देखो n2, n3। अब देख लो, जैसे अब हम देखते हैं, ठीक है, देखो A प्लस B से उत्पाद बना है। ठीक है, A प्लस B से उत्पाद बना है, इसको छोड़ो, इससे समझो। A प्लस B से उत्पाद बना है, A प्लस B से उत्पाद बना है, तो इसमें A और B मिलकर उत्पाद बना रहे हैं। अभिकारक अणु है, इनकी सांद्रता में परिवर्तन होकर क्या बन रहा है? उत्पाद। तो इसमें n बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब एक और एग्जांपल, 2A प्लस B उत्पाद, तो इसके लिए n बराबर हो जाएगा 3। अब कहोगे अणु संख्याता और ये तो समान है, लेकिन अंतर क्या होता है? ये प्रायोगिक मान होता है और वो एक सैद्धांतिक मान होता है। और इसके अलावा जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया अणु संख्याता तो हमने पढ़ी थी, या तो पॉजिटिव होगी, यहाँ लिखा है क्या कहीं में? नहीं, तो यहाँ या तो पॉजिटिव होगी या फिर कैसी होगी? पूर्णांक होगी। लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्नांक भी हो सकती है। ये तो पूर्णांक में ही होगी, जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी 1, 2, 3 तक ही होती है, लेकिन ये किस में हो सकती है? ये भिन्नांक में भी हो सकती है। इसके मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक है, अणु संख्याता एक सैद्धांतिक मान है। इसके अलावा अणु संख्याता का मान होता है वो पॉजिटिव या पूर्णांक होगा, पूर्ण अंक के रूप में होगा, लेकिन ये पूर्णांक भिन्नांक दोनों होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों। ठीक है, ये हो गया इनमें अंतर। इन दोनों में जो अंतर है वो नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं एक और बार रिवाइज करवा रही हूँ। पहला अंतर दोनों में क्या क्या होता है? ठीक है, अंतर देखो, जो अभिक्रिया की पहला अंतर है उन दोनों की परिभाषा। दूसरा, ये अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है और ये कैसा है? सैद्धांतिक मान है। इसके अलावा ये पूर्णांक, भिन्नांक, शून्य, पूर्णांक भिन्नांक हो सकता है, ये केवल पूर्णांक होगा। ये ओनली धनात्मक हो गया, ये जीरो, ऋणात्मक, धनात्मक तीनों हो सकता है। ये हो गया अंतर। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। अब देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया में n बराबर क्या हो गया? 0। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का वेग ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अणुओं की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, अर्थात चाहे कितने भी अभिकारक के अणु हो, प्रारंभिक सांद्रता के रूप में कितने भी अणु हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा शून्य कोटि अभिक्रिया में। अर्थात अभिक्रिया की प्रारंभिक शून्य घात के समानुपाती होता है। तो हम लिख रहे हैं, अब देखो, जैसे A से उत्पाद बना है कोई अभिक्रिया। अब हम जो पहले समीकरण निकालेंगे वो अवकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं, अभी हम अवकलन के दौरान निकालेंगे। तो देखो, A से उत्पाद बन रहा है, A से उत्पाद बनेगा तो इस समय अभिक्रिया का वेग निकालना है। अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा? -dA/dt। ठीक है, -dA/dt मतलब A की सांद्रता में समय के साथ कमी किसके समानुपाती होगी? शून्य कोटि है तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करेगी, तो अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होती है। पहले भी पढ़ चुके हैं उनके बारे में। इसके बाद अब क्या किया हमने, इसकी जगह A की लिख दी, माना x सांद्रता है dx/dt। ठीक है,
तो k0 इसकी जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि a की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अभी पहले मैं एक काम करती हूँ, अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, हमने ये चिन्ह हटाया अभी। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, dx/dt, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हो गया 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो अब यहाँ k क्या है, k0, 0 लगाया है तो मतलब k0 या k0 लगाए तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, k फॉर वेग स्थिरांक, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। इसके अलावा कुछ अवकलन इसी तरह होता है, dx/dt इक्वल्स टू 0, तो dx/dt की टर्म में ये लिखा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं इसको शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। अब हमें निकालना है समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, dx/dt को ले लिया इक्वल किसके, k0, तो dx बराबर क्या हो गया, k0 dt, इक्वेशन सेकंड। अब लिखेंगे दोनों पदों का समाकलन करने पर, दोनों पदों का हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका समाकलन किया dx, इसका किया k0 dt। अब देखो इसका समाकलन x, k0 बाहर, dt का t प्लस c लगाया है। c क्यों लगाया है, याद रखना, इधर अगर लिमिट लगी होती तो c नहीं लगाते, अगर लिमिट नहीं है तो एक समाकलन स्थिरांक लगाते हैं c, तो c बराबर क्या है, समाकलन स्थिरांक। क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब देखो, अब एक कंडीशन है कि हम क्या कर रहे हैं, अब यदि हम माने t बराबर है 0, समय 0 है, और तो t बराबर 0 है और हमने x बराबर भी माना है 0, t बराबर 0, x बराबर 0, तो इससे c बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम t 0 0 रखा तो ये पूरा 0 इक्वल 0, तो c बराबर क्या आ जाएगा 0। इस c की वैल्यू को समीकरण, अब हमने 3, इस वाले को हम 3 ले लेते, ठीक है, इस c बराबर 0 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर k0 t, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, k0 बराबर x/t, लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो ये हो गया समीकरण 4, और ये समीकरण 4 ही शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। ये कैसा है, समाकलन के दौरान प्राप्त हुआ, इसीलिए क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। इसमें अगर हम देखें तो x समानुपाती है किसके, t के, और इनके मध्य अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे होगा, x, ठीक है। यहाँ पे ये शून्य कोटि अभिक्रिया खत्म हो गई, और अभी समीकरण 4 में दिखाई भी दे रहा होगा कि प्रारंभिक सांद्रता का कोई पद नहीं है ऐसा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अब अर्ध आयु काल देखते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, सांद्रता A है, और हम अब ले रहे हैं कि t½ समय पर सांद्रता हो जाती है a/2, आधी सांद्रता खत्म हो जाती है, ठीक है, आधे समय में आधी सांद्रता उत्पाद में बदल गई। तो अब हम क्या करेंगे, समाकलित वेग समीकरण से लेंगे इक्वेशन 4, समाकलित समीकरण 4 लेने पर, 4 को ले लेते हैं जो पहले निकाला था, तो क्या था, x बराबर k0 t, ठीक है, x बराबर था k0 t। अब हमें x सांद्रता कितनी दी है, a/2, a/2 बराबर k0 हाफ की, t की जगह क्या रखना है, t½ t की जगह क्या है, t½ तो इसमें दिखाई दे रहा होगा कि a/2, इसको लिखा है a/2 बराबर 2 को इधर भी पहुंचा सकते हैं, तो मतलब अगर हम ये देखें, अगर समाकलन स्थिरांक को हटाएं तो ये समानुपाती का चिन्ह आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि a समानुपाती या फिर t½ समानुपाती a समानुपाती t½ अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। बस अब इसके बाद है
K0 का मात्रक, K0 का मात्रक हम पहले निकाल चुके थे, क्या आया था, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हम पहले निकाल के बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद कुछ उदाहरण दिए गए हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के, वो उदाहरण नोट्स में प्रॉपर दिए गए हैं कि HI का वियोजन, N2O का वियोजन, NH3 का वियोजन। इसके बाद अब यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई।